आप सबका अपने YouTube चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहाँ दो विरोधी जो खेमे थे विश्व के, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों के बीच में टकराव हुआ, युद्ध हुए या युद्ध की संभावना बनी रही, लेकिन फिर भी दोनों जो थे वो परमाणु युद्ध से मतलब बचे रहे, विश्व को परमाणु युद्ध से दूर रखा। यानी कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, युद्ध की संभावना बनी रही, युद्ध भी हुआ, कई क्षेत्रों में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई जहां ऐसा लगा कि युद्ध किसी भी क्षण हो सकता है, जनहानि भी हुई, लेकिन फिर भी दोनों जो महाशक्तियां थी वो परमाणु युद्ध जो था उसके दायरे से बाहर रही, उससे विश्व को बचाए रखा। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे जहां पर दो विरोधी खेमे विश्व के, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे टकराव की स्थिति में आमने सामने आए? वो क्षेत्र थे, पहला था बर्लिन संकट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजय होगी, उसके पश्चात जर्मनी को 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया और विश्व की जो विजित जो शक्तियां थी 4, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने जर्मनी को 4 भागों में बांट करके उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पश्चिमी जो जर्मनी थी उसके ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का प्रभाव था। पूर्वी जो जर्मनी का क्षेत्र था उसको ऊपर सोवियत संघ के सैनिकों ने अपना कब्जा कर रखा था और लगभग यही जो स्थिति थी ये जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन थी उसकी भी थी। पश्चिमी जो बर्लिन का जो क्षेत्र था उसके ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का आधिपत्य था और पूर्वी जो बर्लिन थी उसके ऊपर सोवियत संघ का आधिपत्य था। संधि शांति जो समझौता हो रहा था, शांति जो संधि होनी थी, उसके मुताबिक ये निश्चय किया जाना था कि ये जो कब्जा है ये अस्थायी है। उसके बाद जब जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाएगा शांति समझौते के तहत और जर्मनी के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा। लेकिन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में टकराव ने ऐसा नहीं होने दिया और जर्मनी जो है 2 भागों में बट गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जो जर्मनी थी उसमें उसके ऊपर संघीय जर्मन जो गणराज्य था वो क्या कहलाया? संघीय जर्मन गणराज्य कहलाया। और पूर्वी जो जर्मनी थी जिसके ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव था वो जर्मन जनवादी गणराज्य कहलाया। जून 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। बर्लिन को चारों तरफ से सोवियत संघ की सेनाओं ने घेर लिया। अमेरिका ने सोचा अगर इस स्थिति में वार्तालाप करेंगे या संवाद करेंगे तो उसकी कमजोरी मानी जाएगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई रास्ते से जर्मनी के अंदर अन्न, राशन, दवाइयां और ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी। अब सोवियत संघ ने उसके विमानों इतनी हिमाकत नहीं कर पाया, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि तब तक सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी नहीं बना था। उसने उसके विमानों को गिराने की या उनके विमानों के ऊपर अटैक करने की हिम्मत सोवियत संघ की नहीं हुई और इस प्रकार से 1949 में सोवियत संघ ने अपनी जो नाकेबंदी थी बर्लिन की वो हटा ली और 1961 में, यानी कि प्रभाव तो वैसे ही रहा, पश्चिमी जर्मनी के ऊपर तो अमेरिका का प्रभाव रहा और पूरी जो जर्मनी थी उसके ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव रहा, साम्यवादी शासन वहां रहा। और 1961 में जर्मनी के बीच से एक दीवार पूरी खींच दी गई जिसको बर्लिन की दीवार कहते हैं, जिसने पश्चिमी और जर्मनी और या पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को डिवाइड कर दिया। ये जो दीवार थी नवंबर 1989 में गिरा दी गई और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार जो बर्लिन का जो संकट था 1948 से लेकर के 1949 और 1961 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, वो ऐसा एक संकट था जहां दोनों ही महाशक्तियां सीधे टकराव की स्थिति में थी और जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। यानी कि शीत युद्ध जो है उसको एक आश्रय स्थल मिल गया बर्लिन के संकट के दौरान। दूसरा जो क्षेत्र था वो था कोरिया युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कोरिया के ऊपर जापान का आधिपत्य स्थापित हो गया था, लेकिन युद्ध में जब जापान की पराजय होगी उसके बाद कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया में
उत्तरी जो कोरिया था उसमें किम सुंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जबकि दक्षिणी जो कोरिया था उसमें पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थित यानी कि अमेरिका समर्थित सिंगमन री इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। दोनों ही नेताओं का जो लक्ष्य था वो जर्मनी के एकीकरण का लक्ष्य था। दोनों इस उद्देश्य को लेकर के जा रहे थे कि जो कोरिया है उसको एक कर दिया जाए, एकीकरण का उद्देश्य लेकर के वो चल रहे थे। इसी बीच जो 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया तो अमेरिका ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित कर दिया और उसके ऊपर आक्रमण करने का प्रस्ताव भी पारित करवा दिया। और इस प्रकार से अमेरिका ने के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर दक्षिणी कोरिया की मदद करनी शुरू कर दी, उत्तरी कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये जो युद्ध था ये 1950 में शुरू हुआ और 1953 तक ये युद्ध चला। इस युद्ध में लगभग 1 लाख अमेरिकी सैनिक और 17,000 अन्य सैनिक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में अन्य राष्ट्रों के जो सैनिक थे लड़ रहे थे वो लगभग मारे गए और लाखों कोरियाई नागरिक भी इस युद्ध में मारे गए। यानी कि अब तक का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात सबसे बड़ा जो युद्ध था वो कोरिया का युद्ध था, जो 1950 में शुरू हुआ और 1953 तक चलता रहा। उत्तरी कोरिया के ऊपर दक्षिणी कोरिया की मदद कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, वहीं उत्तरी कोरिया में की तरफ से चीनी सैनिक सोवियत संघ के हथियारों से लड़ रहे थे और इस प्रकार से दोनों ही महाशक्तियां सीधे टकराव की स्थिति में कोरिया युद्ध के समय आमने सामने थी। तो इसने भी शीत युद्ध का जो था वो माहौल और गर्म बना दिया। अगला जो क्षेत्र था वो था तीसरा, यह जो रीजन रहा शीत युद्ध को बढ़ावा देने में, वो था सैनिक संधि। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ही महाशक्तियों में शस्त्रीकरण की होड़ शुरू हो गई। 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बना लिया, तो उसकी एवज में 1953 में सोवियत संघ ने भी कहीं अधिक घातक परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए और पूरा जो विश्व था उस पर अपनी विस्तारवादी नीतियों या का प्रसार करने के लिए दोनों ही महाशक्तियों के बीच में अधिक से अधिक नव स्वतंत्र राष्ट्रों को या एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों को, कि जो एशिया के राष्ट्र थे या यूरोप के राष्ट्र हो, उनको अपनी सैन्य संधियों में जोड़ने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। और इसी संघर्ष के दौरान 4 अप्रैल 1949 को नाटो, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन जो था उसकी स्थापना हुई, जिसमें स्थापना के समय 12 राष्ट्र थे, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, हॉलैंड, ब्रिटेन, पुर्तगाल आदि शामिल थे। और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 29 यानी कि 29 है। इसी प्रकार से 8 सितंबर अमेरिका का जो गुट था उसने 8 सितंबर 1954 को सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र थे जिसमें फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान आदि राष्ट्रों को मिला करके साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संधि संगठन बनाया। इसी प्रकार से अमेरिका के नेतृत्व में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो 1955 में, जिसमें ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान आदि राष्ट्र शामिल थे, इनको मिलाकर के एक संधि संगठन बना। इन सब की जो अमेरिका के नेतृत्व में जो सैनिक संगठन बने, सैनिक जो संधियां हुई, उसका मुकाबला करने के लिए 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। और ये जो सैनिक संधियां थी या सैन्य संधियों में के बीच में जो विश्व डिवाइड हुआ, इसने भी शीत युद्ध को बढ़ाने के लिए एक कार्य किया। अगला जो संघर्ष स्थल था वो था हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956। हंगरी में सोवियत संघ ने 1956 में हस्तक्षेप किया और जिसकी पश्चिम के जो राष्ट्र थे आया अमेरिकी गुट के नेतृत्व, अमेरिकी गुट वाले जो राष्ट्र थे उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। एक ये हंगरी में जो हस्तक्षेप हुआ ये भी शीत युद्ध को बढ़ावा देने में या शीत युद्ध का जो संघर्ष स्थल बनने में की एक भूमिका में ये रहा। अगला जो रहा शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाला जो रीजन था वो था U2 कांड, अमेरिका का U2 कांड।
यूटू कांड क्या था कि 1953 में सोवियत संघ में सुखचेव राष्ट्रपति बने, और सुखचेव एक ऐसे नेता थे जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने अमेरिका के साथ शीत युद्ध को समाप्त करके सौहार्दपूर्ण बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान करने का निश्चय किया, और उसी निश्चय के तहत उसने 1958 में अमेरिका की यात्रा की और ये उम्मीद की कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी सोवियत संघ की यात्रा करे। इसी शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 1960 में 4 जो शीर्ष राष्ट्र थे उनका एक शिखर सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना प्रस्तावित हुआ 1960 में। इसी दौरान जब वो सम्मेलन होना था उससे पहले अमेरिका का एक विमान U-2 सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया, और इससे वो जो शिखर सम्मेलन था वो भी स्थगित हो गया, और दोनों राष्ट्रों के बीच में जो शांतिपूर्ण सौहार्द कायम होना था वो वार्ता विफल होगी, और दोनों में मित्रता की बजाय शत्रुता और अधिक बढ़ गई। तो ये U-2 कांड था, इसने भी क्या किया कि सोवियत जो शीत युद्ध का जो माहौल था उसको और ज्यादा गर्म करने या दोनों महाशक्तियों के बीच में टकराव उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण ये बना। अगला था क्यूबा में मिसाइल संकट। क्यूबा एक अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक छोटा सा टापू है जो उत्तरी अमेरिका जो राष्ट्र उसके दक्षिण में स्थित है। इसके अंदर फरवरी 1959 में डॉक्टर फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, और ये अमेरिका के लिए एक असहनीय बात थी कि उसके बिल्कुल नजदीक जड़ में साम्यवादी शासन स्थापित हो। सोवियत संघ को क्यूबा का पूरा समर्थन प्राप्त था। सोवियत संघ के को यह लगा 1961 में ये महसूस हुआ कि अमेरिका जो है क्यूबा के ऊपर आक्रमण करके फिदेल कास्ट्रो की सरकार को नेस्तनाबूद कर सकता है, और उसने क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के रूप में तैयार करने या स्थापित करने का निश्चय किया, और उसने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, और उसकी मिसाइलों से अमेरिका के लगभग जो प्रमुख शहर थे वो सीधे आक्रमण के दायरे में आ गए सोवियत संघ। अमेरिका को इस बात का पता 3 सप्ताह के बाद लगा, और जब अमेरिका को इस बात का पता लगा तो उसने अपने जो जंगी बेड़े थे वो क्यूबा की घेराबंदी के लिए और सोवियत संघ की जो सैन्य आपूर्ति उसको बाधित करने रोकने के लिए भेज दी गई, और इस प्रकार से दोनों ही महाशक्तियां युद्ध की स्थिति में उत्पन्न हुई। अमेरिका को यह था अगर सोवियत संघ सैन्य आपूर्ति करने में कामयाब हो गया तो दोनों राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो सकता है, और युद्ध की स्थिति में दोनों जो युद्ध होगा सामान्य युद्ध नहीं होगा, दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों को के साथ साथ विश्व को बहुत ज्यादा हानि होगी, और इस प्रकार से दोनों सीधे टकराव की स्थिति में क्यूबा जो मिसाइल था उसके संकट था उसके दौरान आ गई, और 23 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने का निश्चय किया, और मिसाइलें हटा ली, और दोनों के बीच में जो टकराव की स्थिति थी या युद्ध होने की जो संभावना थी वो लगभग टल गई। अगला था वियतनाम युद्ध। 1964 में जो वियतनाम युद्ध हुआ उसके अंदर अमेरिका ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और वियतनाम जो था वो उत्तरी अमेरिका की तरफ से उत्तरी वियतनाम की तरफ से लड़ रहा था, जबकि रूस जो था वो हो ची मिन्ह का समर्थन कर रहा था। और ये जो युद्ध था ये 1975 तक चला, काफी लंबा युद्ध था। अंत में 1975 में ये युद्ध समाप्त हो गया, और 1976 में वियतनाम का एकीकरण हो गया, और एकीकरण के पश्चात समाजवादी नीतियों में विश्वास करने वाली वियतनाम सरकार की स्थापना वियतनाम के अंदर हुई। तो वियतनाम जो युद्ध था इसके दौरान भी अमेरिका और सोवियत संघ जो थे टकराव की स्थिति में आए, और दोनों का जो टकराव था इसने शीत युद्ध को बढ़ाने में या शीत युद्ध का जो संघर्ष था उसको और ज्यादा गर्म करने में भूमिका निभाई। अगला था भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहा था, भारत उसका समर्थन कर रहा था। अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी अगर उसने पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप किया तो वो भारत के ऊपर आक्रमण कर देगा, और भारत पर दबाव बनाने के लिए उसने बंगाल की खाड़ी में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया। इस स्थिति में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करने और भारत की सहायता करने का वचन दिया, और उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा तो उसकी भारत की सहायता के लिए सोवियत संघ तैयार है, और सोवियत संघ ने भी अपना जंगी बेड़ा
अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा दिया और ऐसी स्थिति में अमेरिका आक्रमण करने की हिमाकत नहीं कर पाया और भारत की सहायता से पूरी जो पाकिस्तान था वो पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के तौर पे 1971 में अस्तित्व आ गया। तो ये था इस जो भारत पाकिस्तानी युद्ध था, इस दौरान भी शीत युद्ध का जो माहौल था इसको गर्म करने में इसने भूमिका निभाई। अगला है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करके वहां की सरकार बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अमेरिका इस चीज का विरोध कर रहा था और अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो सोवियत संघ में जो सोवियत हस्तक्षेप था उसने भी दोनों के बीच में जो शांति वार्ता चल रही थी या निशस्त्रीकरण की तरफ जो बढ़ रहे थे या निशस्त्रीकरण के लिए जो वार्ताएं चल रही थी उनको बाधित करके एक बार फिर शीत युद्ध को का जो माहौल था उसको गर्म करने में भूमिका निभाई। तो ये कुछ क्षेत्र थे या कुछ रीजन थे या परिस्थितियां थी जिन्होंने दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध भी का माहौल भी बनाया, युद्ध भी हुए, टकराव की स्थिति भी हुई, लेकिन फिर भी दोनों जो महाशक्तियां थी वो सीधे टकराव की भूमिका में नहीं आ पाई और विश्व जो है वो घातक जो युद्ध होना था या परमाणु युद्ध का जो खतरा था उससे बच गया और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक शीत युद्ध के दायरे। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।